नमस्कार। आईएमडी ने देश के 19 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। कहा है इन राज्यों में भारी बारिश होगी। इनमें गुजरात भी है, जहां पर किसान की मेहनत बहा ले जाने वाली बारिश का पानी सड़कों और खेतों में है। फसलें पानी में डूबी हैं और किसान परेशान है। यही हाल देश के दूसरे राज्यों का भी है। ऐसे में सवाल ये है कि ये हालात कब तक बने रहेंगे, फसलों का क्या होगा और क्या ये बारिश का पानी महंगाई को बढ़ाएगा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा, ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा, श्री बालाजी मल्टीकॉम के सीईओ अंकित चांगिया और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे और एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जनमनी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। अभी जो सिस्टम जो डीप डिप्रेशन है अभी स्टिल कंटिन्यूइंग ओवर दिस कच्छ एरिया एंड adjoining Gujarat area, and the rainfall mainly now confined to the Saurashtra and Kutch. We have given today for the red color for the very heavy rainfall, but as you told, the rainfall has been there from 23 onward. So that monsoon has been very active, and we are getting almost extremely heavy rainfall since almost every day 24th onward. So that has created extreme rainfall scenario and flood scenario. Overall, if we see, the rainfall has been almost large excess, particularly over Saurashtra and Kutch. If we see the seasonal rainfall till 28 August, something like 209 millimeter, but actual realized is very high actually. This is coming around 67% plus. And Gujarat region also we are getting excess rainfall plus 22. And most interesting is that Rajasthan also continuously getting higher rainfall in this season actually. यानी गुजरात और राजस्थान में अच्छी खासी बारिश 22 और 23 तारीख से देखने को मिली है। और गुजरात में जैसे आईएमडी ने हमसे कहा कि 67% ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। गुजरात में आई भारी बारिश ने खेतों का क्या हाल किया है, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी केतन जोशी ने। चलते हैं उनके पास। देखिए, इस वक्त हम कोई तालाब, नदी या तो ऐसी केनाल में नहीं उतरे हैं, लेकिन ये खेत है। आप देखिए कि सब अभी तो खेत की यहाँ शुरुआत है, तो कितने गहरे पानी में हम उतरे हैं। आगे भी देखिए, ये सारा खेत का नजारा है। खेत में इतना सारा पानी भरा है। ये साणंद का कुंडल गांव है और आसपास का पूरा एरिया है वो उनकी खेती बर्बाद हो गई है। यहाँ पर डांगर यानी कि धान की खेती होती है और सबको यहाँ से सप्लाई भी होता है, लेकिन भारी बारिश और फ्लड के कारण ये सारे खेत है वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जो खेत है वो पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हैं। तो अभी स्थिति काफी खराब है। हमारे साथ कई सारे किसान हैं जिन्होंने यहाँ खेती की प्रयास किया था एक अच्छी उम्मीद के साथ कि हम अच्छी बुआई करेंगे और अच्छा हमारा क्रॉप भी होगा। लेकिन आइए चेक करते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा, आपने यहाँ क्या बोया था और क्या हालत है अभी? अभी फसल बोई थी, पर अभी पूरी फसल भी बर्बाद हो गई है। 15,000 का खर्चा हुआ है और तो भी यहाँ कोई देखने वाला सरकार कोई का अधिकारी कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। 5-6 दिन से तो बिजली भी नहीं है, तो भी शायद नहीं आते। बार बार कॉल करने के बाद भी नहीं आते। हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं तो भी नहीं आते। इसलिए ये सिर्फ आपके गांव में है कि आसपास का पूरा एरिया है वहाँ पानी भरा? पूरा आसपास का पूरा एरिया है पानी भरा है। हाँ, पूरा पानी भरा हुआ है। आइए कुछ और किसान हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, आपका खेत है उसमें भी यही हालत है? सभी यही हालत है। तो बारिश तो है, आती है चौमासा में बारिश तो आती है, पर उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि वो सारा पानी का कोई निकाल नहीं है। वो निकाल गवर्नमेंट कर देती है ना, तो ये प्रश्न नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जो किसान आरोप लगा रहे हैं उसके मुताबिक ये मानव सर्जित भी थोड़ी घनी भूल है, इसीलिए ये पानी भरा हुआ है। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मॉनसून में ये खेत है वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार रेस्क्यू तो कर ले पहले, क्योंकि काफी लोग अभी भी फंसे हुए हैं अलग अलग शहरों में। उसके बाद तुरंत ही किसानों की ये समस्या है उनके ऊपर भी आए और उनको मुआवजा भी दे। कुंडलगाम साणंद से केतन जोशी, अहमदाबाद।
ऑल राइट, तो वो हाल ऑफ कोर्स यहाँ पर गुजरात के हैं, साणंद के पास के किसी गांव के, जो क्लियरली गांव जैसा लग नहीं रहा था, पूरा तालाब जैसा लग रहा था। पुखराज जी, आपके पास पहले यहाँ पर आना चाहेंगे। और जैसे आईएमडी ने भी कहा कि गुजरात और राजस्थान में जोरदार बारिश हुई है, आईएमडी ने हमसे बातचीत में ये भी कहा कि अगले हफ्ते एक बार और ऐसी बारिश होने वाली है, मिड में एक और बड़ा स्पेल आएगा, जैसे जब ऐसी ही बारिश काफ़ी सारी राज्यों में होती हुई नजर आएगी। बुआई अच्छी थी, बारिश अब तक अच्छी थी, लेकिन जो ये लेटेस्ट स्पेल है उसका असर थोड़ा सा उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है। आप राजस्थान में किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं फिलहाल? देखिए मनीषा जी, पहले तो मैं बात कर लूं गुजरात की कि जहां जहां भी बारिश हुई है या पानी भरा है, वहां जिस चीज की भी खेती है उसको नुकसान है। मेरी गुजरात में काफी जगह बात हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान मूंगफली और कपास को हुआ है। उसके बाद में दूसरी जिनसे जो छोटी छोटी, जैसे धान की कम बिजाई होती है तो धान की बिजाई है, तुअर की बिजाई है, ग्वार की बिजाई है। जिन खेतों के अंदर से पानी गुजरा है, जहां पानी रुका है, वहां सभी जगह नुकसान है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बारिश से तो बहुत बड़ा नुकसान अभी तक इस साइड में हुआ नहीं है, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में। हाँ, कई जगह जहां ज्यादा बारिश हुई वहां थोड़ा नुकसान हुआ है। जून जुलाई में जिन लोगों ने बुआई की थी, उनकी जो पौधे की औसत है वो तो सभी चीजों की बढ़ गई, पर उसमें ईल्ड लगना अब मुश्किल हो गया है, तो ये नुकसान हुआ है। एक दूसरा ये फंगस है जो रोग, वो जड़ों के अंदर लग गया, उससे नुकसान हुआ है। तो अब यदि तुरंत और बारिश आती है, अभी मौसम में खुली धूप नहीं है, मौसम बारिश जैसा बना रहता है, तो ये भी खेती के लिए नुकसानदायक है। तो कुल मिलाकर मनीषा जी, जो सामान्य बारिश में जो अच्छी फसलों की उम्मीद हम कर रहे थे वो अब हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य बारिश के बावजूद भी फसल में खराबी आएगी। और जहां तक बरसात की बात है मनीषा जी, अलग अलग जिलों में अलग अलग पैटर्न रहा है। कहीं पे 100% ज्यादा बरसात हो चुकी है, तो कहीं पे 60% ज्यादा बरसात हो चुकी है, कहीं 50% ज्यादा बरसात हो चुकी है। तो जैसलमेर जैसा एरिया जो लगातार सूखा रहता है, वहां पे 200% बारिश हो चुकी है। तो इससे समझा जा सकता है कि इन फसलों को नुकसान होगा मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली, तो यानी कि जैसे आपने कहा पुखराज जी, कपास मूंगफली में ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है परहैप्स गुजरात में, और जिन जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती भी नहीं थी वहाँ पर भी ईल्ड की प्रॉब्लम्स, और जैसे आपने कहा रूट्स पे फंगस लगने के इश्यूज भी यहाँ पर नजर आए हैं। बात क्योंकि हमने कपास की यहाँ पर की है, तो मनीष जी आप कैसे देखते हैं, आपके पास क्या लेटेस्ट है? क्योंकि जो कुछ हमारे रिपोर्टर्स हमें गुजरात और राजस्थान से भेज रहे हैं वो कोई बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। जी मनीषा जी, बिकॉज बारिश और खेती का बहुत गहरा नाता रहा है। पहली बारिश देखते ही किसान के मुंह पे जो मुस्कान आती है वो देखने लायक होती है, लेकिन ऐसी बारिश देख के जो आह निकल रही है वो बिल्कुल देखने जैसी नहीं है। मैं अभी दौरा करके आया हूँ महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना का, वहाँ भी हालत ऐसे। और जो गुजरात में हमने किसानों से कल भी बात की, आज भी बात की, तो बोला जाने जैसा तो नहीं है, लेकिन अगर ये बारिश नहीं रुकी और पानी 2-4 दिनों में नहीं निकला तो कुछ बचाने जैसा भी नहीं रहेगा। ऐसी हालत बहुत से एरिया में हो गई, और खास करके राजकोट आसपास के एरिया में जो कपास का मुख्य एरिया, जो 23 लाख हेक्टेयर में गुजरात में खेती होती है, तो बहुत सी अच्छी खासी खेती और 30-40% क्रॉप इस सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात के बीच के एरिया से आता है। इस एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान है, एंड इट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। मनीष जी, अभी आई नो जैसे आपने कहा 2-3 दिनों में अगर पानी निकल जाता है तो फिर तो शायद यहाँ पर कुछ बचेगा, लेकिन अगर ये मान के चलें, और जैसा कि आईएमडी की तरफ से आया भी है कि अगले हफ्ते एक और स्पेल यहाँ पर बारिश का आने वाला है, अगर ये पानी 2-3 दिन में निकल जाता है, अगले हफ्ते फिर से बारिश होती है, क्या एक असेसमेंट आप लोगों ने करना शुरू किया है कि किस तरह का नुकसान हम देख सकते हैं ओवरऑल तरीके से? जी, सबसे पहला नुकसान ये होगा कि ग्रोथ स्टंटेड हो गया है, स्टैग्नेशन हो गया है। क्रॉप जिस हालत में है ना, उस हालत पे रुक गई है, बिकॉज बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो प्लांट को कुछ फूड इनपुट नहीं है, तो उसी स्टेज पे रुक गए हैं। ये बहुत डेंजरस होता है, मतलब रोगों के लिए सबसे पहला घर यहाँ से बनता है कि प्लांट का ग्रोथ रुक जाए। दूसरा है कि पानी का रहना, स्टैग्नेंट वाटर बहुत सारे पेस्ट और डिजीजेस को लेके आता है। और तीसरा जो है कि रूट फॉर्मेशन, जो रूट पूरी तरह जड़ अभी तक पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, वो अभी आगे होंगे भी नहीं, बिकॉज इतना सारा पानी भरा है। तो निकलते और मॉइस्चर लेवल सॉइल से कम होते होते बहुत समय लगेगा। तो हम डिलेड क्रॉप भी देख सकते हैं और डैमेज क्रॉप भी देख सकते हैं। तो डिलेड क्रॉप तो मान के चलें, और डैमेज में आपको क्या लगता है, क्योंकि कपास की तो बुआई ही कम हुई थी, तो 10%, 15-20% कितनी कम क्रॉप सोच के चलें फिलहाल? एज ऑफ नाउ तो आप 10% तो मिनिमम कम मान के चलिए इस हालत।
ओके अंकित और ये मैं नमस्कार। आप पॉजिटिव बता रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव टेम्पररी है। आई कैन अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारी दिक्कतें वहाँ पर हैं, लेकिन अंकित आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मूंगफली ग्राउंडनट एक और एरिया है जहाँ पर बुआई अच्छी होती हुई नजर आई थी, किसानों को काफ़ी यहाँ पर होप्स भी थी, लेकिन अब कैसी सिचुएशन है? जैसी सिचुएशन हम ऑल द अराउंड देख रहे हैं गुजरात और राजस्थान के अंदर, और जो स्थिति बनी हुई है एक्सेसिव बारिश की, और जो बारिश का पानी खड़ा हुआ है, तो किसानों को ओवर लॉस ही है। जो उनका क्रॉप है वो क्रॉप खराब है, और वो ग्राउंडनट इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो जो चीज हम सब जगह पे देख रहे हैं, एक्सेस बारिश के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सेम प्रॉब्लम हमें यहाँ पर भी दिख रही है कि ग्राउंडनट के अंदर भी या डैमेज है या जो फसल है वो खराब हो रही है, और वही स्थिति अच्छी नहीं है कुछ भी आज की। अंकित जी, आई नो ये मुश्किल सवाल है, लेकिन एक चीज़ जो हम एक अंदाज़ा यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि अब आगे जाके यहाँ पर फेस्टिवल सीजन भी है, सरकार की काफ़ी होप्स थी इससे, क्योंकि फसल अच्छी, बुआई अच्छी, नंबर्स हैं, मॉनसून ठीक ठाक था, और अब जिस तरह की सिचुएशन निकल रही है ये इन्फ्लेशन के लिए भी सही नहीं है। तो अगर शुरुआत का एक्सेस अगर हम यहाँ पर डैमेज की तरफ से करें तो आपको क्या लगता है कितना असर, कितना यील्ड में फ़र्क पड़ पाएगा? अभी क्या है, इन चीजों को एक्सेस करना या उसका कुछ भी एक आंकड़ा देना थोड़ा डिफिकल्ट है। रीजन भी अभी हमें नहीं पता कि ये सिचुएशन आगे कैसे रहने वाली है, कितनी और बारिश होने वाली है, पानी कितना निकलेगा नहीं निकलेगा। बट अभी तक की स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि 15% के आसपास का हम मान के चलें कि हमारा जो डैमेज है या फिर जो हमारा क्वालिटी है इशू है वो 15% तक का तो प्रॉब्लम हमें रहेगा। तो 15% की यहाँ पर क्वालिटी इश्यूज या डैमेज देखने को मिल सकते हैं। पुखराज जी, अगर आपने सुना जो केतन जब किसानों से बात कर रहे थे तो बात ये भी थी, किसानों में ये भी रोष था कि ठीक है बारिश तो यहाँ पर हुई है, लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि पानी यहाँ पर निकाला जा सके, और जैसे जैसे यहाँ पर दिन निकलते जाएंगे वो शायद डैमेज पक्का होता जाएगा। कैसे देखते हैं आप ये स्थिति? देखिए, जो किसान जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। सरकार का पहला काम है जो शहरी एरिया में पानी भरा हुआ है और वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना। सबसे पहली जरूरत है उनको बचाना। तो सरकार का जो सारी ताकत है वो उसी के अंदर लगी हुई है कि शहरों में जो घरों में पानी भर गया है, लोग फंस गए हैं, उनको निकालने की तरफ। उसके बाद नंबर आता है खेती वालों का। तो खेती में ऐसा है मनीषा जी, जहाँ पानी रुक गया खेत में वहां अब राहत नहीं हो सकती। वहां यदि पानी निकाल भी देंगे तो उसमें फसल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये मेजर नहीं है कि पहले पानी खेतों का निकाला जाए। जहां तक बात है कि विपक्ष भी इस मामले को ठीक से उठा नहीं पा रहा है, पर ये जो नुकसान हुआ है किसानों का, इस पे यदि सरकार ये कहे कि इनको हम सहायता देंगे या इनकी मदद करेंगे तो इनको शायद सांत्वना मिल जाएगी। पर अभी उम्मीद खेतों में नहीं करनी चाहिए कि खेतों तक सरकार पहुंच के कुछ भला कर देगी या कुछ कर देगी, ऐसा नहीं होगा। एब्सोल्युटली, वो पॉइंट सही है। अंकित, ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह अब यहाँ से प्राइस मूव्स कैसे नजर आते हैं, आपको लगता है जैसे पुखराज जी ने कहा जो नुकसान है वो शायद अब हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि 3 दिन से पानी है, अभी भी गुजरात में काफ़ी एरियाज में IMD का रेड अलर्ट जारी है। अगर हम प्राइसेस की अब यहाँ से बात करें आने वाले 1-2 महीने के लिए, आपको क्या लगता है? प्राइसेस तो ऑब्वियसली जब फसल खराब होगी और ये सब जो डाटा आ रहे हैं इससे जो भी लॉस होगा उस लॉस के हिसाब से जैसे जैसे डाटा बढ़ता रहेगा। लाइक अभी हमें ऐसा लगता है कि 15% का नुकसान है, तो उसके हिसाब से जो प्राइसेस है वो भी मूव नहीं किए हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है इन्फ्लेशन के लिए भी और सब चीजों के लिए, बट ठीक है हमें ये चीज दिखेगी कि आने वाले टाइम में 1-2 महीने के अंदर हम ये देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ से 10-15% और ऊपर जा सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा कि अगर मान लो लॉसेस और बढ़ता हुआ दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि ये लॉस जो आज हम 15% एस्टिमेट कर रहे हैं बट ये 15% से बढ़ के 20-25% हो जाता है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस आने वाले महीनों में और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है मनीष, बिकॉज काफी हद तक हमने देखा था कि कॉटन के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली थी, क्या ये एक जरिया होगा कि भाव बढ़ेंगे? जी, ये पक्का एक ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से डिमांड बहुत सबड्यूड थी और सब उम्मीद कर रहे थे दिवाली के बाद आएगी, लेकिन अगर सप्लाई सिचुएशन ही चैलेंजिंग हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ से भाव गिरना तो अरेस्ट हो ही जाएंगे, तो यहाँ से बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ती है। एब्सोल्युटली।
तो वो दो तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, क्योंकि आईएमडी की तरफ से भी ये काफ़ी क्लीन स्टेटमेंट है कि 1 से 10 सितंबर के बीच में एक और फ्रेश राउंड यहां पर देखने को मिल सकता है। आईएमडी ने तो एक्चुअली यहां पर 12 राज्यों में बारिश की बात कही है, लेकिन जो एरियाज ऑलरेडी ग्रस्त हैं वो यहाँ पर गुजरात है इन अ बिग सेंस, और काफ़ी हद तक यहाँ पर तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश वेस्ट में और राजस्थान के कुछ इलाकों में लगातार बारिश रह सकती है। तो फसल यहाँ पर कैसी नजर आएगी इसके ऊपर नजर रखनी होगी। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि अगला हफ्ता 10 दिन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये डैमेज ऑफकोर्स असेस करने के लिए। बहुत शुक्रिया पुखराज जी, मनीष जी, अंकित, आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और वो क्लियर पिक्चर भी यहाँ पर हमारे समक्ष रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी। 4360 और अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ने का समय है और उनसे जानने का समय है कि वहाँ कहाँ पर ट्रेडिंग के बेस्ट आइडियाज़ हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जतिन, नॉन एग्रो स्पेस में काफ़ी उठापटक है और सोने चांदी से अगर शुरुआत करें तो आप कहाँ करेंगे ट्रेड? मनीषा, एज ए सेट की पहले भी व्यू पॉइंट जो अपना पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि बेस लाइन इंटरेस्ट रेट कट जो आने वाला है उसके मद्देनजर रखते हुए गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही सपोर्ट जो है वो मिलते रहेगा। हालांकि प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड लग रहे हैं मुझे, इसको थोड़ा सा डिप का वेट करना है। अराउंड 71,950 के आसपास जो है मुझे लग रहा है वहां पे सपोर्ट लेना चाहिए आज के दिन में, इवनिंग सेशन में। ऑलरेडी वहां पे सपोर्ट बने हुए हैं और जब तक 71,750 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक मुझे लग रहा है प्राइसेस का आउटलुक पॉजिटिव लेकर चलना है। इंट्राडे पर्पस से कॉल रहेगा। हायर साइड पर 72,150, 72,200 तक के टारगेट्स के हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाकर रखे गोल्ड के अंदर। जतिन, साथ ही साथ मेटल्स में यहाँ पर क्या लगता है आपको, क्योंकि आज तो ऑफकोर्स गिरावट वाला दिन है लेकिन अगस्त का महीना काफी पॉजिटिव है। यार राइटली पॉइंटेड, जिस तरह से वॉलेटिलिटी के साथ में रहा है, लेकिन ट्रेंड बेस अगर देखने जाएंगे तो हायर साइड का बायसनेस जो है वो कंटिन्यूसली बना रहा था। कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर, एल्यूमिनियम, तीनों के अंदर काउंटर्स जो है वो अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखने मिले हैं अगस्त महीने के अंदर। मेरा अभी भी कन्विक्शन जो है वो एल्यूमिनियम के अंदर बना हुआ है। 227 से लेके 226 ये जो है मुझे रेंज अच्छी लग रही है आज के लिए। एक 50 पैसे की डिप मिल जाती है उसके अंदर तो वहां पर एंट्री कर सकते हैं एल्यूमिनियम के अंदर। 225 के नीचे उसका स्टॉप लॉस प्लेस करके रखे और 228.50 से लेके 229.50 ये रेंज के बीच में आपको टारगेट अपने प्लेस करके रखना है। एल्यूमिनियम जो है मेरा टॉप पिक रहेगा बेस मेटल्स में। साथ ही साथ जतिन, यहाँ पर एनर्जी एज अ पैक को आप कैसे देखते हैं और यहाँ पर क्या करने की राय देंगे? एनर्जी से मुझे लग रहा है मनीषा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग क्रूड के अंदर देखने मिल सकता है आज के दिन और कल के दिन के कंपैरिजन में देखने जाएंगे तो प्राइस ने थोड़ा सा 6200 के आसपास सपोर्ट लेके अब 6300 के पास जो रेजिस्टेंस है वहां पर आए हुए हैं। यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ड्रॉप आएगा प्राइसेस के अंदर 6200 से लेकर 6225 इस लेवल के पास नीचे में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको शॉर्ट साइड में प्लेस करना है वो अराउंड अबाउट 6325 6330 के ऊपर 6330 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके रखें और लोअर लेवल्स पे 6228 के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा मैं इसके अंदर हलचल नहीं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। एक रेंज जो बड़ी रेंज बन रही है वो अराउंड अबाउट 6350 6400 ऑन द हायर साइड और 6200 से लेके 6150 ऑन द लोअर एंड। तो अभी फिलहाल जो मौका है इंट्राडे के लिए वो शॉर्ट साइड करने का मौका है। ओके अमित, आप कैसे देखते हैं? एक पहली आपकी टॉप पिक यहाँ पर नॉन एग्रो में ही कहाँ पर होगी? आपको क्या लगता है कहाँ पर एक बेस्ट ट्रेड निकल सकता है? नॉन एग्रो में देखा जाए तो गोल्ड जो है काफी अट्रैक्टिव लगता है। 72,000 के आसपास अक्टूबर का गोल्ड जो खरीदारी करनी चाहिए ट्रेडर्स को। 71,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 72,500 तक के टारगेट आज या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट। और साथ ही साथ काफ़ी सारी एग्रो कमोडिटीज़ की अमित हमने आज यहाँ पर बात की। कॉटन में कंसर्न्स हैं, ग्राउंडनट में कंसर्न्स हैं, ग्वार में इन सम सेंस है। जिस तरह की बारिश हमने यहाँ पर गुजरात, राजस्थान और कई एरियाज़ में होते हुए देखी है, आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को और यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ ढूंढी जा सकती हैं? बारिश नो डाउट इस बार काफी अच्छी है और एक्सीडेंट हुई है स्पेशली राजस्थान और गुजरात में। तो देखा जाए कि फसलों को काफी नुकसान है। ट्रेडिंग की लिहाज से अगर बात करें तो धनिया और कपास के लिए ये मेरे को बेस्ट ट्रेडिंग लगती है खरीदारी की लिहाज से। 6,200 के आसपास सितंबर वाले धनिया में ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए। 6,700 रुपए का स्टॉक कराकर 7200 से 7400 तक के टारगेट जो है धनिया में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे कपास खरीदने की बात करें तो सितंबर वाले 3540 का भाव है, यहाँ पे खरीदारी करें। 3470 रुपए का स्टॉक रहेगा, ऊपर में 3700 तक के टारगेट जो है कपास खरीद में भी देखने को मिल सकता है। टीएमसी को भी अवॉइड करना चाहिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमेशा लोअर सर्किट लग रहे थे और अचानक से इसमें अपर सर्किट है, तो स्मॉल लेवल्स को इससे अभी दूर रहना चाहिए। जीडी की अगर बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है 25,650 और 700
ये भाव पे सीधा अगर दिखता है सितंबर महीना की बिकवाली का 26,400 का स्टॉप लॉस लगाता है, नीचे में 24,000 तक के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की गौतम मिट्टी जो कि द्वारका मानी जाती है। सितंबर महीना अभी 10,470 के आसपास है। इसमें एक बेस फॉर्मेशन द्वारका में लेकिन लग रहा है हल्का ही नजर आ रहा है। 98, 97 से काफी बार पलटा है, ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो 10,200 के लेवल पे 10,200 का दिखाता है, वहां पे एडिशनल लेवल के लिहाज ऑल राइट, तो वो पूरी लिस्ट है यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की जहाँ पर कारोबार किया जा सकता है। अमित, बहुत शुक्रिया वो सब शेयर करने के लिए। जतिन, आपका भी एक ब्रेक का समय भी है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।